पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हड्डियों की बीमारियों की वजूहात, इब्तदाई अलामात, बरवक्त तशखीस, इलाज मुआवजा और इससे बचाव और हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को आगाही फराहम करना बेहद ज़रूरी है। आज हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से मुतालिक आगाही फराहम करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत के मुताबिक अमराज़ क़ल्ब के बाद ऑस्टियोपोरोसिस इंसान के लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला है और ये मर्ज़ हड्डियों में लचक कम करता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ भुरभुरी और नरम हो जाती हैं, जिससे हड्डियाँ टूटने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ये मर्ज ज़्यादा पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद इस बीमारी का शिकार हैं, जिनमें 75 से 84 बरस की 97%, जबकि 45 से 54 साल की 55% ख़वातीन शामिल हैं। इस अहम टॉपिक पर हमने बात करनी है और बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस का फ़र्क क्या है और किस तरीके से हमने अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है, इस पर हम बात करेंगे। माहिर अमराज हड्डी जोड़ प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऑस्टियोपोरोसिस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा हड्डियों के फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हड्डियाँ हमारे सारे बॉडी का लोड ले रही हैं, इसी के ऊपर सारे मसल्स अटैच्ड हैं, इसी के ऊपर जॉइंट्स हैं जो हमें हरकत करने में मदद देते हैं। उसके अलावा ये हमारी जो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, सारे ब्लड सेल बेसिकली स्टेम सेल से निकलते हैं जो कि बोन के एंड्स हैं वहाँ पे मौजूद होती है। राइट। उसके अलावा जो ये एक बहुत बड़ा हमारा स्टोर है, जितनी एक्स्ट्रा कैल्शियम, फास्फोरेट और कुछ और मिनरल्स होती हैं यहाँ पे ये डिपॉजिट होती हैं और जब भी कभी बॉडी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ से निकाल तो यानी कि स्टोरेज भी है और उसके साथ साथ जो ब्लड बनाने का मैकेनिज्म भी है वो भी इसी के एंड से अंदर मौजूद है। तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात आपने बताई है, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। उसके लिए ये भी बताइएगा कि जो आर्थराइटिस से जो हम कंफ्यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को और हम जो घुटनों का दर्द है या जोड़ों का जो दर्द है उसको भी शामिल कर लेते हैं, क्या मुख्तलिफ है ये दोनों? किस तरह से? एक और फंक्शन जो भी रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वेरी वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, उन सबको ये प्रोटेक्ट किया हुआ है इसने अपनी गोद में लिया हुआ है, उनको संभाला हुआ है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा आराम मगज है जो हमारी सारी लोकोमोशन, जितनी हम मूवमेंट करते हैं, हमारी जो असासियत है, हमें महसूस होता है चीजें, ये सारी वहां से जा रही हैं, उसको भी उसके अंदर उसको संभाल के रखा हुआ है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जो है ना, बोन का सॉफ्टन हो जाना, भुरभुरा हो जाना, साइज में कम हो जाना वो है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेशन है, एज के साथ जैसे एक मशीन चल रही है तो वो घिस रही है। ये जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस बेसिकली फिर दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन, सोजश होती है, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी हम कहते हैं। जो सोजश वाली इन्फ्लेमेटरी है वो जैसे गंठिया हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और कुछ इस तरह की टाइप्स हैं, और एजिंग प्रोसेस के जो होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू कैसे होती है? हमारी बॉडी में एक अल्लाह मियां ने डे 1 से मैकेनिज्म रखा हुआ है, ये एक बोन बन रही है और साथ ही खत्म हो रही है। ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है जिसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट उसको खाए जा रहे हैं, जितनी वो खाई जा रही है वो नई रिप्लेस होती जा रही है। 30 ईयर तक ये प्रोसेस ऑस्टियोब्लास्ट से ज़्यादा एक्टिव होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन स्ट्रांग होती हैं, उनका साइज बढ़ता है, उनकी हार्डनिंग ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबल होती हैं। 30 के बाद चंद साल होते हैं जिसमें ये तकरीबन दोनों में बैलेंस हो जाता है, जितनी आप बन रही है उतनी ख़त्म हो रही है। लेट 30s में ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्टिक कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन हमारी वीक होना शुरू हो जाती है। तो 33 स्पेशली ख़वातीन में 33 लैंडमार्क है। इसके बाद आप लेते भी हैं तो वो बोन में डिपॉजिट नहीं होती, वो डेली मेंटेनेंस के लिए तो यूज़ हो सकती है, आपका स्केलेटन बिल्ड नहीं होता। तो 33 तक आप अपने अगर स्केलेटन को मजबूत कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसी ने आपको लेटर लाइफ में बाकी जो डिजीज़ है उनसे प्रिवेंट करना है। अब होता क्या है कि ये सारा प्रोसेस जो है बड़ा इंतहाई खामोशी से चल रहा होता है, पता नहीं चलता। 45 एज हो गई है, पता चला हल्की सी चोट लगी, हल्की सी ठोकर लगी, गिरे, ये जो कोलिस फ्रैक्चर हम कहते हैं, कॉमनली रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया। नॉर्मली हम अपने घरों में जितने भी बुजुर्ग हैं अगर उन्हें देखें तो उनके साथ इसी तरह होता है, अगर वो किसी भी वजह से स्लिप हुए हैं या गिरे हैं, हल्का सा भी हुए तो उनकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। और बात यही इसकी वजह है कि ये पता नहीं चलती। और इसका दूसरा नाम है इसलिए साइलेंट डिजीज इसको कहते हैं या साइलेंट थीफ कहते हैं। ये
चोरी करते जा रहा है बगैर कुछ बताए, खामोशी से चल रहा है, तब चलता है। इसकी कोई पहले इंडिकेशन नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं आती। ये जो एक मिसनॉमर, जो मिसकंसेप्शन है कि जी दर्दें शुरू हो जाती हैं, दर्दें ऑस्टियोपोरोसिस से नहीं होती, लेट जाके होती हैं जब वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं, लेट जाके होती है। तो हम डॉक्टर साहब डेली रूटीन में क्या गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को, अपनी हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेकर जा रहे हैं? उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ा आजकल जो है इनएक्टिविटी। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, हमारे पास हमारा डाइट पैटर्न चेंज हो गया है, हमारे पास सनलाइट एक्सपोजर कोई नहीं है जिसमें विटामिन डी चाहिए। इस चीज़ को बचाने के लिए सनलाइट चाहिए, प्रॉपर कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन के चाहिए, और एक जो बहुत अहम चीज़ है जो अक्सर सारी बातें करते हैं उसमें भूल जाते हैं, दैट इज प्रोटीन्स। जो अगर आप बोन की साख्त को देखें तो 60% जो है वो मिनरल्स हैं, 30% ऑर्गेनिक मैटर है जो प्रोटीन्स हैं। अगर प्रोटीन ना हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बन ही नहीं सकती। बोन मार्बल बोन हम उसको कहते हैं, जस्ट लाइक पत्थर की तरह वो टूट जाएगी। बोन मजबूत तब होती है जब वो फ्लेक्सिबल भी हो। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि रीजनरेशन का, आपने ऑस्टियोक्लास्टिक और ब्लास्टिक जो दोनों आपने बताए हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहें तो जो हड्डियों की डेंसिटी है वो बहाल रहती है किसी सूरत। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। देखें जी, एक पहलवान जो मर्जी है खाता रहे, बकरे खा ले, 2-4 भैंसों के दूध पी ले, जब तक वो अखाड़े में नहीं उतरेगा ना उसकी मसल बिल्ट होंगे ना उनकी बोन डेवलप होगी। तो इसके लिए फिजिकल स्ट्रेस होना बॉडी के ऊपर बहुत ज़रूरी है। फिजिकल स्ट्रेस होगी, आप हार्ड काम करेंगे, वेट बेरेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे। वेट लिफ्टिंग से मेरा ज़रूरी नहीं है कि आप वो वेट लिफ्टिंग प्रॉपर काम ऐसे करें जिसमें आपको वेट उठाना पड़े, जिसमें स्ट्रेस पड़े, मसल स्ट्रेंथनिंग जिनको हम एक्सरसाइज कहते हैं, वो करें तो वो बिल्कुल बोन आपकी मजबूत होगी। हमारा एक आर्थोपीडिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉ है जिसको हम वुल्फ लॉ कहते हैं। वो कहता है जी, अगर बोन को जिस तरीके से आप स्ट्रेस देंगे उस तरीके से उसकी शक्ल और उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। आपने अपनी मर्जी से जितना आप उसको फिजिकल स्ट्रेस देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बोन मजबूत होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी खवातीन मेरे जैसी अब डर गई हैं कि आगे चलकर हमारे साथ भी यही होना है। क्या ऐसी तब्दीलियां हैं जो लाई जाएं डाइट में? खुसूसी तौर पर कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है कि आप जब आप आ जाते हैं 30s में तो आपको वो यूज़ करने शुरू कर देनी चाहिए, और ख़ास तौर पर डाइट, इस हवाले से ज़रा बता दें। ख़वातीन में ये रिलेटिवली कॉमन है। दुनिया में भी अगर देखें तो जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक हर 3rd फीमेल और हर 5वां मेल ऑस्टियोपोरोसिस में आफ्टर 50 हो जाता है और उसमें चांस होता है फ्रैक्चर का। फीमेल में जैसे मैंने पहले जिक्र किया 32-33 पीक है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाना है। और इसमें एक फैक्टर जो ऐड हो जाता है वो होता है मीनोपॉज का। आफ्टर 40 स्पेशली जिनमें अर्ली मीनोपॉज हो जाता है, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो बोन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसने बोन हेल्थ को मेंटेन करना होता है। जब मीनोपॉज होता है ईस्ट्रोजन कम हो जाती है, ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से बोन की जो टर्नओवर है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें स्पेशली कैल्शियम तकरीबन 1000 से 1200-1300 मिलीग्राम तक कैल्शियम डेली चाहिए। कैल्शियम और उसके साथ प्रोटीन आपने बताया। जी, प्रोटीन, लेकिन कैल्शियम को लेके जाने के लिए इंटेस्टाइन से विटामिन डी चाहिए, और जब वहाँ ब्लड में पहुँच गया वहाँ से आगे एंड ऑर्गन में लेके जाना विटामिन के का काम है।